Hello students, so we are doing chapter 3 that is current electricity, and today we will study the last topic of this chapter that is Wheatstone bridge, meter wire bridge and potentiometer. So let's study Wheatstone bridge. ये तीनों topics जो आपके end वाले topics हैं जो मैंने बोला Wheatstone bridge, meter wire bridge या potentiometer, इन तीनों topics में से CBSE एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का हमेशा इन तीनों topics से पूछा जाता है. वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं. सो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? सो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं. इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टेंसेस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेसिस्टेंसेस क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग 3 रेसिस्टेंसेस. सो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? यहाँ देखते हैं हम. तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या है? एक 4 रेसिस्टेंसेस का एक अरेंजमेंट है. ठीक है ना. अगर हम इन 4 रेजिस्टेंसेस में से कोई भी 3 रेजिस्टेंस पता हो तो हम 4th रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? अब ये 4 रेजिस्टेंस में क्या लगा हुआ है? एक्सटर्नल बैटरी लगा हुआ है जिसका EMF E है, और यहाँ सेंटर में क्या लगा हुआ है? एक G दिख रहा होगा. तो ये एक डिवाइस होती है जिसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं. एक डिवाइस है जिसे हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट की प्रेजेंस को बताता है. ठीक है. जैसे एमीटर करंट की वैल्यू मेजर करता है, ये सिर्फ क्या बताता है? करंट की प्रेजेंस मेजर करता है. तो उसकी ये जो आर्म है ये 0 पे होती है. अगर वो 0 से राइट साइड डिफ्लेक्ट हो दैट मींस करंट कहाँ जा रहा है? राइट की डायरेक्शन में उस वायर से क्रॉस कर रहा है, और अगर लेफ्ट साइड जाए तो मतलब लेफ्ट की डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है. तो ये गैल्वेनोमीटर, हम गैल्वेनोमीटर के बारे में नेक्स्ट यूनिट में अच्छे से पढ़ेंगे. पूरा गैल्वेनोमीटर का टॉपिक है. तो गैल्वेनोमीटर क्या है? बेसिकली एक डिवाइस है जो बताता है करंट की प्रेजेंस को. अगर करंट यहां से नहीं फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करेगा. ठीक है. सेंटर में ही रहेगा. सेंटर से दोनों साइड गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो सकता है. So a Wheatstone bridge consists of 4 resistances P, Q, R, S connected to the form the arms of quadrilateral A, B, C, D. A battery of EMF E and battery of EMF and is connected between point A and C. A और C पॉइंट के बीच में क्या कनेक्टेड है? बैटरी ऑफ EMF E एंड अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बिटवीन B एंड D. और B और D के बीच में क्या कनेक्ट है? गैल्वेनोमीटर. अगर आप इसको रोटेट करेंगे, देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो कर सकते थे हम, B और D के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दो और A और C के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो. यस, बिल्कुल कर सकते थे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. क्लियर? So let S be the resistance to be measured. P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंस है. तो सपोज मुझे ये S रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. The resistance R is so adjusted that there is no deflection in galvanometer. तो हम R रेजिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इस टाइम कोई भी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो. The bridge is said to be balanced when the potential difference across the galvanometer is 0. So there is no current is through galvanometer. तो बेसिकली हम ये जो S अननोन रेजिस्टेंस है ये फाइंड आउट कैसे करते हैं? हम यहाँ बैलेंसिंग का यूज करते हैं. ठीक है. बैलेंसिंग ब्रिज करना. बैलेंसिंग मतलब P बाई Q का रेशियो इज इक्वल टू R बाई S का रेशियो. मतलब रेशियो ऑफ दिस 2 रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस 2 रेजिस्टेंस. जब ये और ये रेजिस्टेंस में रेशियो इक्वल होगा तो क्या होगा? मतलब B और D पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा. जब दिस इक्वल टू दिस होगा तो B और D पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा. या हम बोल सकते हैं B से D में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. वो बैलेंसिंग कंडीशन निकालनी है. ठीक है. ये जो IG करंट है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये 0 होना चाहिए. यही बैलेंसिंग कंडीशन है. सो इन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है? P बाई Q इक्वल टू R बाई S. तो ये P बाई Q इक्वल टू R बाई S हमें यही करना है. तो ये बैलेंस करना है. तो अगर अब इसमें हमें 3 रेजिस्टेंसेस पता है, P, Q और R रेजिस्टेंस पता है, तो मैं इस रेजिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? तो यही है व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसको क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. बैलेंसिंग कंडीशन क्या है? कि P बाई Q इक्वल टू R बाई S है, तो इसके बीच में से गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो करेगा दैट इज 0. क्लियर? सो वी कैन इजीली फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस थ्रू दिस. तो हमें इस कंडीशन जो P बाई Q इक्वल टू R बाई S है, इस कंडीशन को मुझे क्या करना है? डिराइव करना है. ठीक है ना. इस कंडीशन को हमें डिराइव करना है. तो उसको करने के लिए क्या करेंगे? अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ करंट का लूप बनाया हुआ है. अब आपको किरचॉफ लॉ अच्छे से समझ आ गया. वैसे ही जैसे न्यूमेरिकल में करते थे, यहाँ किरचॉफ लॉ लगाना है. बस यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? P, Q, R, S वैल्यू है. ठीक है. कुछ ओम में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है. सो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप ABCD वी गेट ABCD ABDA. इस वाली आर्म में एक बार किरचॉफ लॉ लगाना है और एक बार इस वाली आर्म में. अब इस वाली आर्म में क्या है?
हम कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। क्लियर, इसमें भी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो अब आपको इजीली समझ आ गया होगा कैसे होगा, I1 इंटू पी प्लस IG इंटू जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, IG क्या है, जिस आर्म से जो करंट फ्लो कर रहा है। और फिर इस आर्म में, अब करंट इस आर्म में आ रहा है और हम इधर जा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा I2 इंटू आर। और यहाँ कोई भी बैटरी नहीं लगा हुआ, इज इक्वल टू 0, वोल्टेज की जगह कितना आएगा, 0। ठीक है, वेयर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ऐसे ही हम दूसरी वाली आर्म में करंट अप्लाई करेंगे, यहाँ वाली आर्म में हम करंट अप्लाई करेंगे। यहाँ कैसे आया, सपोज यहाँ से देखो I करंट आया, इधर I1 करंट चला गया, इधर I2 करंट चला गया। क्लियर, फिर यहां से IG करंट जा रहा है, तो यहां कितना जाएगा, जितना इनकमिंग करंट था दैट करंट माइनस दिस IG करंट, तो I1 माइनस IG इधर आया। और यहां पर IG करंट आ रहा है और यहां से क्या मिल रहा है उसको, I2, तो यहां कितना जाएगा, I2 प्लस IG। जब यहाँ दोनों C से बाहर निकलेंगे तो प्लस IG माइनस IG कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू, तो जितना करंट यहाँ से गया था उतना करंट यहाँ से बाहर आ गया। तो मतलब किरचॉफ करंट लॉ भी हमारा यहाँ फॉलो हो रहा है। तो किरचॉफ वोल्टेज, दोनों हमने इक्वेशंस लिख ली किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, और बाद में मैंने क्या बोला कि बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, ये करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होता है, 0 होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B एंड D क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सो IG को हम 0 कर देंगे इन इक्वेशंस में। जब हम IG को 0 करेंगे, IG को हमने 0 कर दिया, इसमें सेकंड इक्वेशन में भी 0 कर दिया IG को हमने, यहाँ पर ये IG है और यहाँ जो IG करंट है उसकी वैल्यू 0, क्योंकि बैलेंस कंडीशन है कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0। जब इनको 0 कर दिया, 0 करके मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट P by Q इक्वल टू R by S। सो दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन, एंड फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन इजिली फाइंड आउट S। हम S निकाल पाएंगे अगर मुझे 3 अननोन रेजिस्टेंस सपोज पता होते, सपोज ये 5 ओम का है, 6 ओम का है, 7 ओम का है, तो मैं S निकाल सकता कि कितना ओम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, कैसे निकाला हमने, बैलेंस्ड कंडीशन लगा के। बैलेंस्ड कंडीशन मींस कि हमने IG को 0 कर दिया। बैलेंस्ड कंडीशन मींस व्हेन करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर इज 0, दैट मींस P by Q इज इक्वल टू R by S। यही मुझे प्रूव करना सर। दिस प्रूव्स द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर, सो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी बेसिकली होती है कि वो किसी भी चेंजेस से कितना सेंसिटिव है। ठीक है ना, कुछ भी चेंज हो उसके बीच में, अगर करंट चेंज हो या रेजिस्टेंसेस जो लगे हैं उसकी अगर वैल्यू चेंज हो तो वो कितना सेंसिटिव है, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव if it shows a large deflection in galvanometer for a small change of resistance in resistance arm। मतलब थोड़ा सा रेजिस्टेंस चेंज करने पे अगर गैल्वेनोमीटर में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, ठीक है ना, थोड़ा सा रेजिस्टेंस चेंज करने पे गैल्वेनोमीटर में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, दैट मींस वो गैल्वेनोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज का है, सेंसिटिव है। और सेंसिटिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ रेजिस्टेंस इन द 4 आर्म्स ऑफ ब्रिज। द ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव when all the 4 resistances are of same order। अगर चारों रेजिस्टेंसेस सेम ऑर्डर के होंगे तो उस कंडीशन में ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा। सबसे ज्यादा सेंसिटिव का मतलब क्या, सपोज चारों रेजिस्टेंस एक ही ऑर्डर के, अगर कोई एक भी रेजिस्टेंस मैंने थोड़ा सा भी चेंज करा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर, सो ऑन दैट कंडीशन द ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज अ नल मेथड। नल मेथड मतलब वो नल डिफ्लेक्शन शो करता है। नल मतलब मैंने बोला गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग पे होना चाहिए, ठीक है ना, 0 पे होना चाहिए, मतलब उसमें करंट 0 होना चाहिए। अगर उसमें करंट फ्लो करेगा तो इधर डिफ्लेक्शन करेगा, अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो ऑपोजिट साइड डिफ्लेक्ट करेगा। तो गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, 0 पे होना चाहिए, ठीक है ना, IG की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सो इट इज अ नल मेथड, hence the internal resistance of cell and resistance of galvanometer do not affect the null method। null method में इनकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। as the method does not involve any measurement of current and potential difference, so resistance of ammeters and voltmeter do not affect। तो इसमें हमने कुछ करंट मेजर नहीं कर रहे, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर से करंट 0 आना चाहिए, ठीक है ना, हम ऐसा कुछ मेजर नहीं कर रहे। तो वोल्टमीटर और एमीटर के जो अपने रेजिस्टेंस होते हैं वो भी मैटर नहीं करते। ठीक, the unknown resistances can be measured to a very high degree of accuracy by increasing the ratio of resistances in arm P and Q। ठीक है, तो बहुत एक्यूरेटली अगर मेजर करना हो तो मैं क्या करूंगा, उतना ही रेशियो जो P by Q इक्वल टू R by S है, तो P by Q का रेशियो है, उस रेशियो को मैं जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस की एक्यूरेट रीडिंग आती है।
Clear? So here is a note: if the bridge is balanced, then on interchanging the position of galvanometer and battery, there is no effect on balance of bridge. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैं बैटरी जहां लगाई है उसकी जगह मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूं और गैल्वेनोमीटर जहां लगाया उनके अक्रॉस में बैटरी लगा दूं तो बैलेंस पॉइंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. दैट इज वाई द आर्म ए बी डी एंड ए सी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट आर्म्स. तो वो जो दोनों आर्म्स हैं क्वाड्रिलेटर के दोनों पॉइंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट पॉइंट्स. और उनके अक्रॉस जो आर्म्स हैं उसको कॉन्जुगेट आर्म्स. तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि what will be the effect on balance point when we interchange the value of galvanometer and battery. So there is no change on the balance point. ठीक है, बैलेंस पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आएगा. So this is the condition of Wheatstone bridge. नेक्स्ट इज मीटर वायर और स्लाइड वायर ब्रिज. इतना था व्हीटस्टोन ब्रिज. नेक्स्ट है मीटर वायर और स्लाइड वायर ब्रिज. मीटर वायर ब्रिज, ये जो स्लाइड वायर ब्रिज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बेस है. ठीक है ना, इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज ही है. और ये आपके प्रैक्टिकल में भी है तो मैं इसको प्रैक्टिकल में भी कराऊंगा आपको. सो इट इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस. इससे भी हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसका मेथड थोड़ा अलग है. So what is the principle? Its working is based on Wheatstone bridge. ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन में. On what principle it is based? So meter wire bridge it's based on Wheatstone bridge. Wheatstone bridge के प्रिंसिपल पे बेस है. और Wheatstone bridge का प्रिंसिपल क्या था? P by Q equal to R by S की रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस in both the arm is same. So this is basically the Wheatstone bridge. Wheatstone bridge, इसमें Wheatstone bridge में क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम. So it consists of usually 1 meter long मैग्नेनिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो इसमें 1 मीटर की ये जो वायर है A पॉइंट से C पॉइंट तक, ये 1 मीटर की वायर लगी होती है, इसलिए इसको मीटर वायर ब्रिज भी बोलते हैं और स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं. ठीक है, स्लाइड वायर की बोलते हैं, मैं बताऊंगा. मीटर वायर ब्रिज मतलब इसमें 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर की वायर है ए से सी में. कैसी वायर है? मैग्नेनिन की वायर है. मैग्नेनिन की वायर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एलॉयज है, उसका रेजिस्टिविटी अच्छा होता है, ज्यादा होता है, वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता टेम्परेचर के साथ, इसलिए यूज करते हैं. ये आपसे प्रैक्टिकल में वाइवा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो इट इज स्ट्रेच्ड अलोंग अ मीटर स्केल. यहाँ एक स्केल होता है, एक उसी से पता लगता है हमें 100 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर, 100 सेंटीमीटर के स्केल के ऊपर वायर होता है. ओवर अ वुडन बोर्ड एंड विद इट्स 2 ends soldered to 2 shape L shape thick copper strip. तो यहाँ से ये थिक कॉपर की स्ट्रिप है L शेप, और यहाँ भी एक कॉपर की स्ट्रिप है, और यहाँ इसमें ज्वाइंट्स बने हुए हैं, मतलब इस ज्वाइंट से इस ज्वाइंट तक वायर कनेक्ट है. क्लियर? उसके बाद अब इन 2 कॉपर स्ट्रिप में, इस कॉपर स्ट्रिप में और इस कॉपर स्ट्रिप में बीच में क्या कनेक्ट है? एक रेजिस्टेंस बॉक्स. ठीक है ना, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा. रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली एक ही बॉक्स है, एक डब्बा है, उसके अंदर मैं अलग अलग वैल्यू रेजिस्टेंस की निकाल सकता हूं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स. ये आर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स. तो आर एक रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ ऐसा समझ लो, एक आर रेजिस्टेंस लगा, रजिस्टर लगा हुआ है. सो बिटवीन दीज 2 कॉपर स्ट्रिप अनदर कॉपर स्ट्रिप इज फिक्स्ड टू प्रोवाइड 2 गैप्स ए बी एंड A1 B1. तो वो ठीक है, ये तो कॉपर स्ट्रिप बीच में लगा है, ये बताया. तो इसमें एक गैप में क्या है? एक रेजिस्टेंस है. एक दूसरे गैप में क्या है? एक और रेजिस्टेंस है, एस रेजिस्टेंस है. क्लियर? क्लियर है? और इसके सेंटर से एक वायर निकल रहा है, उस वायर के साथ यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक पॉइंट है ये. ठीक है ना, इस एरो, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको जॉकी बोलते हैं. जॉकी, J फॉर जॉकी. ठीक है, इस जॉकी को हम इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, इस वायर के ऊपर. उस स्लाइड करने की वजह से, वायर की वजह से, कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर के बीच में 0 रीडिंग शो होगी. ठीक है, दैट मींस वहां पर बैलेंसिंग हो रही है ब्रिज की. व्हीटस्टोन ब्रिज है. क्लियर? तो जॉकी का काम क्या है? इस वायर के ऊपर स्लाइड करना, इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है. सो अ सोर्स ऑफ EMF. अब यहाँ ये जो पॉइंट्स हैं A और B, इसके अक्रॉस क्या लगा हुआ है? यहाँ बैटरी लगा हुआ है. ठीक है, इसके अक्रॉस क्या लगा हुआ है? बैटरी लगा हुआ है. सोर्स ऑफ EMF की के साथ की लगा हुआ है. ठीक है ना, जब भी हम इसको सेंटर वाली पोजीशन को, की को निकाल के रखते हैं, जब भी हमें ऑन किया हुआ है, इस की को प्रेस कर देंगे, ऑन हो जाएगा. इसका और अच्छा आपको तब समझ आएगा, मतलब थ्योरी यहाँ आपको क्लियर होनी चाहिए कंसेप्ट क्या है, और विजुअल एक्सपीरियंस और ज्यादा अच्छा होगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा. सो अ सोर्स ऑफ EMF एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस AC. A movable jockey and a galvanometer are connected across BD. तो मूवेबल जॉकी कनेक्टेड है अक्रॉस
बी डी, बी पॉइंट है ये वाला और ये डी पॉइंट है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों कनेक्ट है? ताकि बहुत ज्यादा करंट फ्लो ना हो इसके अंदर से, गैल्वेनोमीटर को खराब ना हो, क्लियर, इसीलिए कनेक्ट होता है बस। और गैल्वेनोमीटर के बाद कनेक्ट होता है जॉकी पे। सो अब नेक्स्ट उसके बाद हम मीटर वायर ब्रिज में वर्किंग पढ़ते हैं, उसकी क्या वर्किंग है। सो आफ्टर टेकिंग आउट अ सुटेबल रेजिस्टेंस आर फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। अब क्या है ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। सपोज 10 ओम रेजिस्टेंस है, 20 ओम है, तो हम उसमें से जो भी एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं वही हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है, ठीक। इसलिए मैंने यहाँ लिखा आफ्टर टेकिंग आउट अ सुटेबल रेजिस्टेंस, जो एक रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। तो सपोज यहाँ कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर, 10 ओम सपोज, ठीक। सो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाला, ये अननोन रेजिस्टेंस है। अब आप बोलोगे सर दो रेजिस्टेंस है, बाकी दो रेजिस्टेंस कहाँ से आएंगे? बाकी दो रेजिस्टेंस कहाँ से आएंगे? बाकी दो रेजिस्टेंस इस वायर से आएंगे, ठीक है। इस वायर में क्या है, अब इस वायर, हमें वायर का रेजिस्टेंस नहीं पता, अगर पूरा हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है, तो हम किस, यहाँ से लेकर इतनी लेंथ तक का, सपोज ये एल लेंथ है पूरी 100 सेंटीमीटर, तो इतनी कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर मुझे पता है पूरी वायर की, तो मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस वाली लेंथ का आ जाएगा। तो ऐसे होते हैं हमारे 4 रेजिस्टेंस और ऐसे होगी बैलेंसिंग। कैसे? P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस था ना, 4 रेजिस्टेंस, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस ही है, तो दिस बाई दिस आर बाई एस इज इक्वल टू इस वायर का रेजिस्टेंस अपॉन इस वायर का रेजिस्टेंस, क्लियर। तो 4 रेजिस्टेंस यहाँ इस टाइप से हम लेते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। आप बोलोगे सर वहां तो 4 रेजिस्टेंस यहाँ 2 हैं, 2 नहीं है, यहाँ वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है, उससे मैं रेजिस्टेंस निकाल लूंगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, क्लियर। So after taking out a suitable resistance R from the resistance box, the jockey is moved along the wire AC till there is no deflection. तो यहाँ से हमने कुछ R रेजिस्टेंस निकाला, मुझे कुछ ये S रेजिस्टेंस जो है अननोन, ये फाइंड आउट करना है। तो R रेजिस्टेंस निकाला, बैटरी की लगाई, बैटरी में करंट फ्लो होगा, करंट इस रेजिस्टेंस से गया, यहाँ आ गया, और करंट यहाँ गैल्वेनोमीटर में शो होगा। तो इस जॉकी को मैं मूव करूंगा इधर उधर एक ऐसे पॉइंट पे, सपोज बी पॉइंट जो है, ऐसा पॉइंट आया जहां गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गया, ठीक है। दैट मींस वो पॉइंट कैसा है, वो बैलेंस पॉइंट है, क्लियर। तो वो बैलेंस पॉइंट सपोज एल लेंथ पे आया, इस ए पॉइंट से एल लेंथ पे आया वो बैलेंस पॉइंट। सो दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ पी एंड क्यू आर द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए बी एंड बी सी ऑफ द वायर। अगर ये ए बी वाला पार्ट का हमने रेजिस्टेंस पी बोल दिया और बी सी वाले पार्ट का रेजिस्टेंस क्यू बोल दिया, देन फॉर अ बैलेंस्ड ब्रिज, तो बैलेंस्ड ब्रिज के लिए हमारे पास क्या होगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। P क्या है, जिसमें P मेरे पास ये है, Q ये है, R ये है और S ये है। सो लेट द टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की वायर है, मीटर वायर ब्रिज इसलिए 100 सेंटीमीटर। तो जहां पर बैलेंस आया, जहां पर इस जॉकी को टच करने पे वायर पे गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग शो ही, सपोज वो लेंथ क्या थी, L लेंथ थी, ठीक है। तो दूसरी क्या हो जाएगी 100 माइनस एल, सॉरी यहाँ मैंने 100 माइनस 1 लिखा है, ये हो रहा 100 माइनस एल, ठीक है। सो दिस शुड बी 100 माइनस एल सेंटीमीटर। सिंस द वायर ब्रिज वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देयरफॉर मतलब एरिया चेंज नहीं हो रहा वायर का कहीं भी, सो देयरफॉर वी नो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अब मैंने बोला कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब पूरी अक्रॉस द वायर एरिया सेम है, तो हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है। एंड वी नो P बाई क्यू इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी सी। ये तो हमने यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन निकाल दी। अब इस रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, इस ए बी रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज सिग्मा इंटू लेंथ एल अपॉन में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्या बचा, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विद एल अपॉन 100 माइनस एल, वेयर सिग्मा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, जिसमें सिग्मा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। आप बोलोगे सर इसमें ये कि रेजिस्टेंस की जगह ये क्यों लिख दिया, हमने यहाँ लिखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की, तो जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, R बाय एस, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू P रेजिस्टेंस कितना है, L अपॉन 100 माइनस एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया हमारे पास, R बाय एस इज L अपॉन 100 माइनस एल।
तो अगर मुझे आर पता है, आर तो क्या है, मैंने टेक आउट किया था, ठीक है, सपोज मैंने बोला था आपको 10 ओम निकालना, तो आर की वैल्यू मुझे पता है 10 ओम। अब जिस लेंथ पे ये 100 मीटर की वायर है, सपोज इसके नीचे स्केल लगा हुआ है वुडन का, सपोज 50 सेंटीमीटर, सपोज 48 सेंटीमीटर पे आया, ठीक है ना, सपोज 48 सेंटीमीटर पे यहाँ पर जॉकी में 0 डिफ्लेक्शन हुआ, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48, और 100 माइनस एल की कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल कितना हो जाएगा 52, 48 माइनस कर देंगे तो 52। तो यहां से हम, मुझे आर भी पता है, एल भी पता है, 100 माइनस एल भी पता है, तो मैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इसी तरह के आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, यहाँ दिया होगा सपोज ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, और अब जब हम ये 10 ओम रेजिस्टेंस है तो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है सपोज 42 पे, तो आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, तो आपको एल पता है तो 100 माइनस एल निकल ही जाएगा, आर भी पता है तो आप उससे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे, दैट मींस इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और एक और चीज, कई बार ऐसे होता है कि सपोज ये अननोन रेजिस्टेंस ऐसे बोले ये आर है, यहाँ पर सपोज 10 ओम रेजिस्टेंस है, 10 ओम रेजिस्टेंस पे बैलेंस पॉइंट आया 42, क्लियर, ऐसे बोल देते हैं कि इस आर के पैरेलल में हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर इस आर के पैरेलल में हमने यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। जब हम एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे आर के पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, कुछ इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो बोलेंगे जब हमने, क्वेश्चन में आता है जब हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया तो बैलेंस पॉइंट चेंज हो गया, 42 ना रह के अब 37 हो गया, ठीक है। तो एक बार ये इक्वेशन में सिंपली एक सिंगल रेजिस्टेंस से आप इक्वेशन बना लोगे ऐसी, एक बार जो पैरेलल में रेजिस्टेंस आया इफेक्टिव रेजिस्टेंस उससे इक्वेशन बना लोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसे होता है दो रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज में लगे हुए हैं, यहाँ पर ये अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, तो जब एक रेजिस्टेंस था तब बैलेंस पॉइंट निकाल लो, जब दोनों सीरीज में थे तब बैलेंस पॉइंट दिया हुआ है, तो दोनों इक्वेशन से आप एस की वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आर बाई एस इज एल अपॉन 100 माइनस एल। ध्यान रखना ये आर क्या हमारे पास नोन रेजिस्टेंस है जो हमें पता है, एस क्या है अननोन रेजिस्टेंस, तो नोन रेजिस्टेंस अपॉन अननोन रेजिस्टेंस इज एल अपॉन 100 माइनस एल। और बैटरी हमेशा ध्यान रखना, प्रैक्टिकल करते हुए भी आपको बताऊंगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जहां से कनेक्ट है वहीं पर क्या रखना नोन रेजिस्टेंस, और उससे ऑपोजिट रखना अननोन रेजिस्टेंस, बिल्कुल करेक्ट रीडिंग आती है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, अब हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया तो हम रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमें रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में रिलेशन पता है, सपोज हमारा एस रेजिस्टेंस आ गया, उसको ए अपॉन एल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रेजिस्टिविटी। इफ आर इज द रेडियस ऑफ वायर, एल डैश इज द लेंथ ऑफ वायर, जो पूरी लेंथ है सपोज, क्योंकि एल तो हमने इसके लिए ले लिया ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को एल मान ले, तो सपोज पूरी वायर की जो भी लेंथ होगी वायर की सपोज एल डैश है, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल रेजिस्टिविटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हमें रेजिस्टेंस निकाल लिया, हमें लेंथ और एरिया पता वायर का, तो हम रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल में आपको करना होता है टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल, जो मटेरियल की वायर लगाएंगे, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम जो भी लगाएंगे, ठीक है, तो उस वायर की रेजिस्टिविटी निकालनी होती है। सो दिस इज मीटर वायर और स्लाइड वायर ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी। आपको ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम और ये कंडीशन, ये 100% याद होनी चाहिए, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है जरूर एग्जाम में, मैंने आपको बता दिया, आपको 3 वैल्यू पती होंगी, एक वैल्यू निकालनी है। सो नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर, ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, पोटेंशियोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? एन आइडियल वोल्टमीटर which do not change the original potential difference needs to have infinite resistance। जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर के अक्रॉस हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, हमने ओम्स लॉ में भी पढ़ा, ठीक है। तो मतलब सारा का सारा वोल्टेज वहां अच्छे से ड्रॉप होना चाहिए, ठीक। सबसे अच्छा कब ड्रॉप होगा, जब उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, जो भी करंट फ्लो रहा होगा सारा का सारा वहां ड्रॉप करा देगा। सो आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, बट अ वोल्टमीटर कैन नॉट बी डिजाइन टू हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। पर वोल्टमीटर ऐसे डिजाइन नहीं होता आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल तो कोई चीज नहीं होती ना, रियलिटी में आइडियल वाली चीज काम नहीं करती। सो अ वोल्टमीटर कैन नॉट बी डिजाइन टू हैव एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। सो पोटेंशियोमीटर इज वन सच डिवाइस which does not draw any current from the circuit and still measure the potential difference, so it acts as an ideal voltmeter। तो जैसे हम वोल्टमीटर में वोल्टेज मेजर करते हैं, ऐसे हम पोटेंशियोमीटर में भी हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। पर पोटेंशियोमीटर का फायदा क्या है, ये कोई सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करता, ठीक है, करंट ड्रॉ नहीं करता कोई भी सर्किट से, फिर भी ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक। तो एक तरह से ये आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है।
तो आइडियल वोल्ट मीटर क्या करता है, करंट ड्रॉ करता है, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप दिखाता है। तो आइडियल के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए कि सारा करंट ड्रॉप हो जाए, पर इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ये करंट ड्रॉप ही नहीं करता, करंट ड्रॉ नहीं करता सर्किट से, करंट का यूज नहीं करता, फिर भी ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, इसलिए आइडियल वोल्ट मीटर की तरह काम करता है, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। इसको आगे भी बताऊंगा व्हाई, ये क्वेश्चन आता है व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर। हम पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं वोल्ट मीटर से, तो उसकी बात में करेंगे। So potentiometer is a device used to measure an unknown EMF or potential difference accurately। तो आपको तो ये पता लग गया, जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर वायर ब्रिज पढ़ा था, उसमें हमने बोला था कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम ये डिवाइसेस यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर की यूज करते हैं अननोन वोल्टेज या ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। कोई सेल है उसका ईएमएफ फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। सो दिस इज पोटेंशियोमीटर। ये क्या है, हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, आपको देख के लग रहा होगा पर ये बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है। ये बैटरी है, क्लियर। इस बैटरी को हम ड्राइवर सेल भी बोलते हैं, जो पूरे सर्किट को ड्राइव करेगा, ठीक है। मेन सेल जो होता है इसको ऑक्सिलरी सेल भी बोलते हैं। इसके साथ की लगा हुआ है, ये एक रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, मैंने आपको पढ़ाया था जब डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टर पढ़ाए थे, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट भी बोलते हैं, मतलब इसकी रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको और क्लियर होगा इसको देख के। तो सपोज यहाँ ए पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वायर जा रही है, ऐसे ही एक एलॉय की वायर है, ये वायर जा रही है, यहाँ कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ कनेक्ट हुई, फिर यहाँ से कॉपर स्ट्रिप से करंट यहाँ से फ्लो का, यहाँ से वायर जा रही है यहाँ तक, फिर यहाँ से वायर जा रही है, फिर इधर वायर। तो ये 100 सेंटीमीटर की वायर है, तो इस पे लिखा 100 सेंटीमीटर, 200, 300, 400। तो ये पूरी एक वायर की तरह काम करेगी, कितने सेंटीमीटर की, 400 सेंटीमीटर की। बट आजकल जो पोटेंशियोमीटर लैब्स में आते हैं उसमें 8 वायर्स भी होती हैं, 10 वायर्स भी होती हैं, 12 वायर्स भी होती हैं, ठीक है। तो ज्यादा वायर्स होती हैं आजकल। इसमें हम डायग्राम में हमने क्या किया है, 4 वायर्स का डायग्राम है। तो यहाँ से कनेक्ट है, और इसके अक्रॉस क्या कनेक्ट है, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट है, और वोल्ट मीटर से क्या कनेक्ट है, जॉकी कनेक्ट है, क्लियर। तो ये सिंपल पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है। सो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एन अननोन ईएमएफ। तो ये देखो, इस जॉकी को मैं इसके ऊपर स्लाइड करूंगा, ठीक है। उस स्लाइड करने की वजह से हम कुछ ना कुछ इसका यहां से वोल्टेज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सो कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, a potentiometer consists of a long wire AB of uniform cross section usually 4 to 10 मीटर लॉन्ग। मैंने बताया आजकल 10 वायर्स वाला भी आता है। ये 100 सेंटीमीटर है, मतलब 1 मीटर, तो ये 4 मीटर की वायर है, ऐसे 10 मीटर तक चलता है। ऑफ मटेरियल हैविंग हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। भाई एलॉय की वायर होनी चाहिए, क्यों एलॉय की वायर होनी चाहिए, उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होने का मतलब टेम्परेचर चेंजेस पे वो ज्यादा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके रेजिस्टेंस पे, सच एज कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीनिन। किसकी तरह, कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीनिन की तरह। यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट पीसेस ऑफ वायर एंड फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड पैरेलल टू ईच अदर। द वायर आर जॉइंड इन सीरीज बाय अ थिक कॉपर वायर। थिक कॉपर वायर से वायर सारी सीरीज में ज्वाइन है 1 by 1। अब मीटर स्केल इज फिक्स्ड पैरेलल टू वायर। इसके साथ क्या है, मीटर स्केल फिक्स लगता है, तभी तो हमें यहाँ जॉकी की रीडिंग पता चलेगी कि कितने मीटर पे है, 50 मीटर पे है, 52 मीटर पे है। तो इसके नीचे एक क्या होता है, वुडन का स्केल होता है। सो दिस सर्किट, सो द एंड्स ए बी आर कनेक्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग बैटरी, अ प्लग की एंड अ रियोस्टेट। मैंने आपको बता दिया। दिस सर्किट कॉल्ड द ड्राइविंग और ऑक्सिलरी सर्किट। ये क्या, इस सर्किट को क्या बोलते हैं, ड्राइविंग और ऑक्सिलरी सर्किट, जो पूरे सर्किट को अंदर क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। सेंड्स अ कांस्टेंट करंट थ्रू अ वायर। तो इस बैटरी से क्या है, कांस्टेंट करंट इन वायर्स में क्या होगा, फ्लो होता रहेगा। दस द पोटेंशियल ग्रेजुअली फॉल्स फ्रॉम ए टू बी। अब जैसे जैसे ये वायर में हम आगे बढ़ेंगे, करंट तो फ्लो हो रहा है, पर वायर की लेंथ बढ़ रही है, यहाँ 100 सेंटीमीटर से यहाँ फिर कुछ 150 हो गई, यहाँ 200। तो जैसे जैसे वायर बढ़ रही है उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। वायर का रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, सो द पोटेंशियल ग्रेजुअली फॉल्स। जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, पोटेंशियल क्या करेगा, उतना उतना पोटेंशियल वायर के अक्रॉस ड्रॉप होता रहेगा। सपोज इस बैटरी का पोटेंशियल 100 वोल्ट था, ठीक है, 100 वोल्ट था। सपोज मैं यहाँ से जॉकी मूव करी, यहाँ पर ले आया, यहाँ पर जॉकी ने इसमें वोल्टेज कितनी दिखाई, सपोज 10 वोल्ट दिखाई, उतना और ज्यादा यहाँ ले आया। अब यहाँ पर जॉकी आ गई, वहां पर इसकी वोल्टेज कितना दिख रहा है, 20 वोल्ट दिख रहा है या 30 वोल्ट दिख रहा है। तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज होती रहेगी, पोटेंशियल ग्रेजुअली क्या होता रहेगा, फॉल होता रहेगा फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ जैसे जैसे, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, जैसे जैसे यहाँ ज्यादा पोटेंशियल है, तो सपोज 100 पोटेंशियल है बैटरी का,
तो यहाँ 100 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है। जैसे जैसे वायर इंक्रीज होती रहेगी पोटेंशियल कम होता रहेगा ना। पोटेंशियल क्यों? क्योंकि पोटेंशियल उस वायर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वायर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो 100 वोल्ट की बैटरी थी, 100 होगा, यहाँ पर धीरे धीरे 80 हो जाएगा, 70, 60, 50, 20, 10 और यहाँ 0, ठीक है ना। यहाँ नेगेटिव में क्या होगा? 0। 100 वोल्ट की बैटरी है। सो लेंथ के अक्रॉस जाने में पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप हो रही है। सो इसी के कंसेप्ट के बेस पे हम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड composition, the potential drop across any length of wire is directly proportional to length of that wire. So what is the principle? कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो डिपेंड करेगा लेंथ पे। जैसे जैसे हम जॉकी को आगे लेंथ पे मूव करते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल है, वहां से जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, 0 से जैसे जैसे हम 400 की तरफ आ रहे हैं, लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो लेंथ जितना इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनल में उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो इफ वी कनेक्ट अ वोल्ट मीटर बिटवीन एंड ए एंड द जॉकी, जो भी हमने देखा, it reads the potential difference V across the length L of wire AJ। AJ वायर कौन सी है? जॉकी से लेके उस वायर वहां तक की, मैं आपको बता देता हूँ। सो AJ इज दिस, इस हमने जॉकी के बीच में वोल्ट मीटर कनेक्ट किया AJ वायर के बीच में। क्लियर? सो बाय ओम्स लॉ वी नो V is directly V equal to IR, और रेजिस्टेंस कितना है? रो L upon A, where L is the length of the wire, A is the area of cross section of the wire। रिमेंबर हमने जॉकी को बहुत आसान से स्लाइड करना होता है, प्रैक्टिकल में भी बताएंगे क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वायर एक पर्टिकुलर मटेरियल का है, एलॉय का, कॉन्स्टेंटिन का या मैग्नेनिन का, तो उसका रेजिस्टिविटी भी सेम है, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहेगा बाहर ऑक्सिलरी बैटरी से, या उसको ड्राइवर बैटरी भी बोलते हैं। तो ये तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? एल। सो आई रो एंड आई रो एंड ए आर कांस्टेंट, so this means that V is equal to some constant into L, ठीक है ना, V equal to KL। so यहां से हमें पता चलेगा कि V क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसमें रो भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है और A भी कांस्टेंट है, दैट मींस V is equal to some constant into L, और we can say V is directly proportional to L। यही प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, आपको याद रखना है। क्या? दिस इज द कि V जितना लेंथ है, वायर का लेंथ जितना इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग ही पोटेंशियल ड्रॉप भी इंक्रीज होगा। सो इसका ग्राफ है, V और L के बीच में ग्राफ है। क्लियर? सो यहाँ मैंने जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का ये कांस्टेंट K, तो ये K क्या है? ठीक है, V इज इक्वल टू KL, ये हम बोलेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सो दिस K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। So the potential drop per unit length of potentiometer wire is known as potential gradient. So V is equal to KL है, तो हम K को क्या लिख सकते हैं? V upon L, potential drop per unit length। तो इसको हम K को क्या बोलते हैं? potential gradient। ठीक है, क्या बोलते हैं? potential gradient। And SI unit of potential gradient is voltage में। potential drop है किसमें होगा? वोल्ट में। लेंथ किसमें होता है? मीटर में। तो SI यूनिट कितना होगा? वोल्ट पर मीटर। V और L के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और वी कैन से K इक्वल टू V बाय L, वेयर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो प्रैक्टिकल यूनिट बेसिकली इसकी वोल्ट पर सेंटीमीटर होती है, पर SI यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर। हम मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट को जब प्रैक्टिकली हम फाइंड आउट करते हैं तो वोल्ट पर सेंटीमीटर में फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ लिया, इसमें हमने बेसिकली जो अभी तक मैंने आपको बताया क्या इंपॉर्टेंट था, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर दो एप्लीकेशन बेस है, ठीक है ना, दो एप्लीकेशन बेस है। फर्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल। तो मेरे पास कोई दो प्राइमरी सेल है, मतलब दो सेल है मेरे पास, वही अरेंजमेंट है पोटेंशियोमीटर का, यहाँ अलग है, बस क्या है, यहाँ दो सेल है मेरे पास, एक ही सेल की EMF E1 है, एक सेल की EMF E2 है। तो मुझे इन सेल की EMF फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, या हम कहेंगे इन सेल की EMF कंपेयर करनी है, मतलब E1 अपॉन E2 निकालना है, ठीक है, विद हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी। So a constant current is maintained in potentiometer wire AB by a means of battery through a key and a rheostat। Remember ये जो बैटरी है इसको ऑक्सिलरी बैटरी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी सेल्स हैं दो।
Let E1 and E2 be the EMF of two primary cells which are to be compared. Suppose इन दोनों cells की EMF कितनी है, E1 और E2. ये EMF हमें compare करनी है. Clear? So the positive terminal of these cells are connected to the end A. Cell का positive terminal A से connect है, and the negative terminals are connected to a high resistance box. ये negative, ये कुछ बीच में क्या है, ये गैप है, ये की है बेसिकली, ठीक है ना, की है. यहाँ पर जब मुझे इस E1 वाले EMF को कनेक्ट करना होगा इस C पॉइंट के साथ, तो मैं इस की को ऑन कर दूंगा. अगर मुझे इसको A को कनेक्ट करना होगा इस C के साथ, ये वाला सेल चलाना होगा E2 वाला सेल, तो मैं इस वाली की को कनेक्ट कर दूंगा. आगे कनेक्ट है ये रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ. हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे. क्यों लगाएंगे हाई रेजिस्टेंस? ताकि बहुत ज्यादा करंट फ्लो ना हो, गैल्वेनोमीटर खराब ना हो. क्लियर? इसमें ये क्या है, दो जॉकी दिया है J1 J2. बेसिकली ये दो सेल के लिए है. अभी आपको समझ आ जाएगा क्या है ये. गैल्वेनोमीटर G एंड अ जॉकी J फॉर अ थ्रू अ टू वे की. सो ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है, टू वे की है. हम इधर यहाँ पर हम प्लग इन कर सकते हैं, जैसे ये ब्लैक कलर का प्लग इन किया है, यहाँ पर हम प्लग इन कर सकते हैं. सो हाई रेजिस्टेंस R इज इंसर्टेड इन द सर्किट फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स RB टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर. मैंने आपको बता दिया ये. एज द प्लग इज इंसर्टेड बिटवीन A एंड C. अब देखिए इसमें क्या है, मुझे EMF फाइंड आउट करना है. तो सपोज मैं यहां पर पहले प्लग इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है. प्लग इंसर्ट करूंगा तो यहां बैटरी से करंट आएगा, करंट यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा, डिवाइड होगा. बट यहां मैंने की कनेक्ट कर दी, मतलब ये ऑन हो गया. यहां से आगे पाथ मिल गया इसको यहां से यहां पे जाने में, और ये इधर चला जाएगा. बट यहाँ की अभी डिस्कनेक्टेड है, तो मतलब ये वाला सेल काम नहीं करेगा. तो ऐसे करना है, हमने पहले एक बार E1 सेल में की करनी है, तो E1 सेल का काम लेंगे, फिर एक बार यहाँ की इंसर्ट करेंगे और E2 सेल से काम लेंगे. तो जब यहाँ की इंसर्ट करी, E1 सेल ऑन हो गया, मतलब इसका EMF बीच में ऐड हो गया, तो हमारे पास कुछ पोजीशन आया जॉकी का J1, जहां पर ये गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है. फिर हमने E2 सेल, फिर हमने यहाँ से की निकाल के, यहाँ से इसका इंसर्शन निकाल के यहाँ पर लगा दिया, मतलब की का नॉब है उसको निकाला और दूसरी जगह यहाँ पर लगा दिया. यहाँ लगा दिया तो फिर से यहाँ करंट फ्लो होगा. अब E1 में से तो आगे जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रेस नहीं है की, ऑफ है की. यहाँ पर क्या है, ऑन है, तो यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा. और ये हम बैलेंस पॉइंट चेक करेंगे जॉकी को स्लाइड करके. तो सपोज बैलेंस पॉइंट E2 वाली सेल की वजह से यहाँ आया J2 पे, इसलिए ये दो जॉकी दिखाया हुआ है. ये दो जॉकी नहीं है, जॉकी एक ही है. एक बार हमने E1 के लिए किया तो उस पर अक्रॉस J1 पॉइंट पे आया, E2 के अक्रॉस किया तो J2 पे. क्लियर? सो एज द प्लग इज इंसर्टेड बिटवीन A एंड C, द सेल E1 gets introduced in the circuit. The jockey J is moved along the wire AB till the galvanometer shows no deflection. तब तक हम जॉकी को मूव करेंगे, तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो ना हो. So let the position of jockey be J1. Suppose हमने A यहाँ पर कनेक्ट किया, तो E1 सेल की वजह से पोजीशन जॉकी की क्या आई, J1 आई. So length of the wire AJ1 is L1. तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से इस A पॉइंट से जहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सपोज कितनी है, L1 थी. इफ K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर AB, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ लिया V/L. देन एट नल पॉइंट, तो नल पॉइंट पे क्या होगा हमें पता है, अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है ना. तो यहाँ किसने बैटरी का EMF है E1, तो यहाँ क्या होगा, E1 इक्वल टू K इंटू L1. अभी जब प्रिंसिपल पढ़ रहे थे यहाँ क्या था, वोल्ट मीटर कनेक्ट था, तो जितना वोल्टेज शो कर रहा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है ना. अब वो वोल्टेज वोल्ट मीटर की जगह क्या है, यहाँ सेल है, तो सेल का EMF होगा उसका जो वोल्टेज होगा, तो EMF E1 इज इक्वल टू KL1. वही प्रिंसिपल हमने यूज किया है. ऐसे ही हम दूसरी जगह लगाएंगे इस सेल में, तो ये वाला वर्क करेगा. और सपोज J2 पोजीशन पे जॉकी आई और इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक L2 थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू KL2. तो एक बार हमने ये वाला सेल ऑन किया, इसकी वजह से KL1 आया EMF, यहाँ से ऑन किया इसकी वजह से KL2 आया. जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2. अब यहाँ से यहाँ तक की तो लेंथ मुझे पता होगी, क्योंकि मेरे पास इसके नीचे वायर के नीचे स्केल है, कितने सेंटीमीटर लेंथ है. यहाँ से यहाँ की भी पता होगा. हमें लेंथ पता है दोनों की, तो हम दोनों का EMF क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. और यही करना था हमें. क्या था टॉपिक, कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल. तो दो प्राइमरी सेल का EMF हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. इफ वन ऑफ द टू सेल is a standard cell of known EMF, then EMF of other cell can be measured. अगर इन दोनों सेल में से भी किसी एक सेल का EMF भी हमें पता हो, तो हम दूसरे सेल का EMF मेजर कर सकते हैं. मतलब न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछ सकते हैं,
या तो दोनों सेल का ईएमएफ कंपैरिजन पूछ सकते हैं, या ऐसा बोलेंगे 2 सेल लगाए हैं, एक साल का ईएमएफ निकालना है, दूसरे सेल का ईएमएफ 5 वोल्ट है। सपोज जॉकी की पहली पोजीशन लेंथ 20 सेंटीमीटर पे है, दूसरी पोजीशन 30 सेंटीमीटर पे है, तो आपको 3 क्वांटिटीज पता है ना, और आपको एक क्वांटिटी निकालना है। कौन सा क्वांटिटी? इवन क्वांटिटी। तो आप ईएमएफ निकाल सकते हो सेल का। तो इस तरह भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज इसमें याद रखनी है बेटा हमेशा, ये जो जब ये डायग्राम क्योंकि लर्न करना होगा आपको, बैटरी का जो पॉजिटिव है ना, ये सेल के हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, नेगेटिव से कभी कनेक्ट नहीं होता। अगर नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो पोटेंशियोमीटर चलेगा ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ डिफ्लेक्शन जीरो ही नहीं आएगा, वर्क ही नहीं करेगा। तो इस बैटरी का जो पॉजिटिव है ये यहाँ पर दोनों सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। मैं भी आपको बाद में भी बताऊंगा। सो इन ऑर्डर टू गेट द नल पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, it is necessary that the EMF of auxiliary battery must be greater than EMF of both the cells। दो चीज क्या कि जो ऑक्सिलरी बैटरी है E, एक तो मैंने बोला उनके दोनों पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो ऑक्सिलरी बैटरी की EMF है दैट शुड बी, जो ऑक्सिलरी बैटरी की EMF है दैट शुड बी ग्रेटर देन इन दोनों की EMF से, ठीक है ना। सपोज अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो हम यहाँ 20 वोल्ट के सेल नहीं लगा सकते। ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ 10 से कम वोल्ट के ही EMF के सेल लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। एक पॉजिटिव कनेक्ट होने चाहिए और एक ऑक्सिलरी जो ड्राइवर सेल का EMF है दैट शुड बी ग्रेटर देन EMF ऑफ दीज टू सेल्स। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। बहुत इजी है ये भी, वैसे ही पोटेंशियोमीटर का यूज करना है, बट इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये एक सेल है, क्लियर, एक सेल है जिसका EMF E है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, यहाँ की लगा दी अभी जो की ओपन है, ठीक है, क्लोज नहीं है, और फिर गैल्वेनोमीटर और यहाँ जॉकी, क्लियर। तो हमें क्या करना है, इस जो EMF, ये जो सेल है जिसका EMF है, तो इस सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि इस सेल का जो हमने यहाँ सेल लगाएंगे, कोई भी सपोज अननोन सेल है या नोन सेल है, उसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो वो भी हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। So as shown in figure, the positive terminal of cell of EMF E whose internal resistance R is to be measured is connected to end A of potentiometer wire and its negative terminal to galvanometer and jockey. So resistance box RB is connected across the cell through key K2। ये बता दिया मैंने आपको, कंस्ट्रक्शन है। So सबसे पहले क्या करेंगे, इस की को क्लोज किया, मतलब ये सर्किट वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से करंट जाएगा A, ठीक है ना, यहाँ से इसके अक्रॉस यहाँ से करंट जाएगा इस सेल से। अब ये करंट यहाँ भी तो जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ठीक है, बट यहाँ तो चला जाएगा, ये तो ओपन है ना, ओपन है तो मतलब करंट आगे नहीं जाएगा, दैट मीन्स इसके अंदर से करंट जाने का कोई मतलब नहीं है, जाएगा ही नहीं। तो करंट यहाँ से पास आउट हो जाएगा, ठीक है ना, पास आउट हो गया और हमारे को जॉकी पे डिफ्लेक्शन देगा। सो पहले K1 की को क्लोज करना है, कांस्टेंट करंट फ्लोज टू द पोटेंशियोमीटर वायर विद की K2 केप्ट ओपन। अभी K2 की को ओपन ही रखना है। मूव द जॉकी अलोंग AB टिल इट्स बैलेंसेस द EMF। तो यहां पर क्या करना है, बेसिकली करंट फ्लो होगा, ये अभी K2 ओपन रखनी है, तो जॉकी को मूव करना है कब तक, जब तक ये यहाँ पर वो हो जाता है, जीरो डिफ्लेक्शन शो होता है। बेसिकली यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है इस वायर में, करंट इस EMF से भी फ्लो हो रहा है ना, एक्चुअल में तो हम हमेशा ही ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ से करंट फ्लो है, करंट इस बैटरी में से भी तो फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ लिखा है, देखो मैंने, मूव द जॉकी AB टिल इट बैलेंसेस द EMF ऑफ सेल। तो कब तक जॉकी को मूव करना है, तब तक यहाँ जीरो करंट नहीं आ जाता। जीरो करंट का मतलब क्या है, जो करंट यहाँ से जा रहा है और जो करंट यहाँ से जा रहा है, मतलब वो EMF जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस EMF को क्या करे, बैलेंस कर दे, ठीक है। सो लेट L1 बी द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ वायर। सपोज जॉकी को मूव करने में किसी लेंथ L1 पे वो बैलेंसिंग पॉइंट आया, मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो पे शो हुई। सो इफ K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट देन द EMF ऑफ सेल, तो EMF कितना आ जाएगा, K L1 आ जाएगा। इतना तो हमने पहले भी अभी कर लिया था कंपैरिजन में। सो अब क्या करना है, मुझे K2 की को क्लोज करना है, ठीक है। जब मैं K2 की को क्लोज करूंगा तो करंट जो इसमें से यहाँ EMF इस सेल से फ्लो होगा वो इसके थ्रू होके भी जाएगा, ठीक है ना। वो इस सेल से, एक तो ये करंट था, ये तो नॉर्मल करंट पोटेंशियोमीटर में फ्लो कर रहा है, एक जो इस सेल का करंट है ये पहले कैसे जा रहा था, पहले यहाँ से पास नहीं हो रहा था, ये करंट सिंपली ऐसे पास हो रहा था, ठीक है ना। अब क्या है, ये करंट इसके थ्रू होके जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स के जब थ्रू होके जाएगा तो EMF की जगह हमें क्या मिलेगा, हमने पढ़ा था जब हमने रिलेशन पढ़ा था बैटरी उसमें, सॉरी EMF पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस में,
कि जब सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो तो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ईएमएफ की बात नहीं करते। तो वही कर रहे हैं, एक हम सर्किट में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं की को कनेक्ट करके। तो जब की को कनेक्ट किया और रेजिस्टेंस लगाया तो सपोज जो की लेंथ L2 किसी और लेंथ पे वो वहां पर क्या हुआ, बैलेंस पॉइंट आया। तो उस बैलेंस पॉइंट पे क्या होगा, तो हम वहां पर अब E इज इक्वल टू के L2 नहीं लिख सकते। अब ये E क्या है, ये बेसिकली यहाँ क्या होगा, कब बैलेंस करेगा ये, जब इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। कब बैलेंस करेगा, जब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या चीज है। ये बैटरी से हमारे पास कांस्टेंट करंट सेंड हो रहा है, ठीक है, बैटरी से कांस्टेंट करंट पोटेंशियोमीटर पे सेंड हो रहा है हमारे पास। तो जब जहां सपोज हमने यहाँ ईएमएफ लगाया था बैटरी का, या पीछे जो कंपैरिजन वाला टॉपिक भी किया है ईएमएफ ऑफ टू सेल, यहाँ एक सेल लगाए, तो पोटेंशियल ड्रॉप से ए से जो जे में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे, वो किसकी वजह से आया, ये बैटरी ऑक्सिलरी सेल की वजह से। इस पोटेंशियल को कौन कट कर रहा है, मतलब कौन इसको अपोज कर रहा है, तभी तो हम बैलेंस पॉइंट निकालेंगे। कौन अपोज कर रहा है, ये सेल अपोज कर रहा है, ठीक है। तो हम कब तक इस जॉकी को मूव करेंगे, तब तक जब तक ये गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग होगी। जीरो रीडिंग का मतलब क्या है, ए से जे तक जितना पोटेंशियल है दैट इज विल बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल। तभी हमने लिखा E इज इक्वल टू के एल, ठीक है ना। यहाँ क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे, और ए और जे के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ए से ये जो जे पॉइंट में वही यहां पर है। क्लियर। तो इसलिए लिखा KL1। तो जैसे हमने KL1 किया, मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस बॉक्स है तो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। तो लेट L2 बी द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ वायर। जब हमने K2 की प्रेस करी तो L2 बैलेंसिंग लेंथ, मतलब वो सपोज यहां पर जॉकी आके इस गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग दी, दैट मींस दिस पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ कांस्टेंट करंट इज नलिफाइड और बैलेंस्ड बाय दिस अरेंजमेंट। क्लियर। सो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ ईएमएफ की बात नहीं होगी, किसकी बात होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसके अक्रॉस यहाँ पर इस अरेंजमेंट के अक्रॉस अब रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा है। तो यहाँ हम ईएमएफ नहीं बोल सकते सेल का, यहाँ क्या बोलेंगे हम, जो इस रेजिस्टेंस बॉक्स के बाद जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया, जो हमने पढ़ा था V इक्वल टू E माइनस IR, यस ये वो V है। तो V इक्वल टू KL2। क्लियर। तो अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, E बाई वी इक्वल टू L1 बाई L2। जब दो सेल थे तो क्या आया था, दो सेल थे तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, और यहाँ क्या आया, E बाई वी इक्वल टू L1 बाई L2। बट हमने क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई बात नहीं, हमारे को पता है लेट R बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इफ I करंट फ्लोज थ्रू अ सेल व्हेन इट इज शंटेड विद R। शंट का मतलब होता है पैरेलल में लगाना, ठीक है ना। इसने क्या बोला, इफ I करंट फ्लोज थ्रू सेल व्हेन इट इज शंटेड विद R। जब हमने इसको शंट किया, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ लगाया इस ईएमएफ को, जब अगर I करंट फ्लो कर रहा है, देन फ्रॉम द ओम्स लॉ वी नो दैट E इज इक्वल टू IR प्लस R एंड V इक्वल टू IR। ये हम पढ़ चुके हैं रिलेशन में पहले, जब हमने EV और R का रिलेशन पढ़ा था। तो हम इन दोनों इक्वेशन को भी डिवाइड करेंगे। E क्या है, बेसिकली EMF क्या होगा, करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस प्लस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसलिए ये इक्वेशन आई, दोबारा से बता दिया मैंने। और V इक्वल टू IR क्या है, ओम्स लॉ की वजह से V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल। V किसकी, सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से होता है, ठीक है ना। सो V इक्वल टू IR मतलब वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ये भी बात वैलिड है। तो ये दोनों इक्वेशन वैलिड हैं, दोनों इक्वेशन की वैलिडिटी से हम E अपॉन V करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, R बाई R अपॉन R। इस V P बाई V और इस E बाई V को कंपेयर करेंगे तो हम इजीली लिख सकते हैं R प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2। इस और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन कैसे आई, इन दोनों को डिवाइड करके। सो यहाँ से फिर हमने क्या किया, इसको और सॉल्व करा, 1 प्लस R बाई R। हमें क्या निकालना है, बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकल के आई, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ब्रैकेट में L1 माइनस L2 बाय L2। अब हमारे को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी पता है, हम रेजिस्टेंस बॉक्स से जितने वैल्यू का रेजिस्टेंस निकालेंगे वो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। और हमें क्या पता है, और हमें जॉकी की लेंथ पता है, L1 लेंथ A से J तक, L2 लेंथ पता है A से J तक, ठीक है ना। जो जब रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया L2 लेंथ का तब भी पता है, तो हमारे को ये सब पता है। तो हम यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, दिस सेल, बाय नोइंग द, बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम इजिली इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल पाएंगे। सो ये दो एप्लीकेशंस थी बहुत इंपॉर्टेंट।
सो व्हाई इज पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर? मैंने आपको बताया था पोटेंशियोमीटर क्यों वोल्ट मीटर के ऊपर प्रेफर करा जाता है. So potentiometer is a null method device. At null point, it does not draw any current from the cell, and thus there is no potential drop due to internal resistance of cell. तो internal resistance of cell की वजह से कोई potential drop नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये कोई current draw नहीं करता. Clear? Cell से, जिस cell का हमें internal resistance निकालना है. So it measures the potential difference in an open circuit which is equal to the actual EMF. On the other hand, अगर voltmeter होता, so a voltmeter draws a small current from the cell. अगर वोल्टमीटर लगाते हो तो वो थोड़ा सा करंट ड्रॉ करता सेल से. मतलब अगर हमें किसी सेल की वोल्टेज निकालनी है ना, तो हम वोल्टमीटर भी लगा सकते हैं. क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वोल्टमीटर उस सेल से करंट ड्रॉ करता है. क्यों? क्योंकि उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, कुछ करंट ड्रॉ करता है. सो इट मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो अपने रेजिस्टेंस की वजह से वो एग्जैक्ट ईएमएफ ना मेजर कर पाता सेल की. क्या मेजर करता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस which is less than the EMF of cell. That is why a potentiometer is preferred over voltmeter. तो important question है ये भी. Sensitivity of potentiometer. So sensitivity क्या मतलब? potentiometer कितना sensitive है. So potentiometer is sensitive if it is capable of measuring very small potential difference. अगर छोटे से छोटा potential difference measure करे potentiometer तो उसको हम sensitive बोलेंगे. It shows a significant change in balancing length for a small change in potential difference being measured. अगर थोड़ा सा भी कुछ चेंज आया उसकी वजह से बैलेंसिंग लेंथ में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, दैट मींस पोटेंशियोमीटर बहुत सेंसिटिव है. सो द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग इट्स वायर. जो पोटेंशियल ग्रेडियंट के होता है उस पर डिपेंड करती है क्या? सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की. स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा, मतलब K इज इक्वल टू V/L पड़ा था. पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कब होगा? जब लेंथ बहुत ज्यादा होगी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, लार्जर विल बी द लेंथ एंड ग्रेटर विल बी द सेंसिटिविटी. तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर हमने पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो क्या करेंगे? हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे? लेंथ को इंक्रीज कर देंगे. पोटेंशियल ग्रेडियंट और लेंथ क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्लियर? तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे. क्लियर? या फिर हम लेंथ को इंक्रीज कर देंगे जिससे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. सो द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट. और ये दो तरीके से किया जाता है जो भी मैं बता रहा था. फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस द सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ. लेंथ इंक्रीज करके कर सकते हैं. दूसरा, फॉर अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ फिक्स्ड लेंथ, अगर एक पोटेंशियोमीटर वायर जिसकी लेंथ फिक्स है तो कैसे करेंगे? सो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग द करंट इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट. तो हम सर्किट में अगर करंट को कम कर देंगे, ठीक है ना. K कहां से आया था? K वहीं से तो आया था. V इज इक्वल टू आई आर, और I हमने R को लिखा था रो L अपॉन A. तो I रो अपॉन A. अब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं कर सकते, हम रेजिस्टिविटी चेंज नहीं कर सकते. तो K किस पे डिपेंड करता है? और या तो लेंथ पे करता है या करंट पे करता है. अभी तक हम कांस्टेंट करंट फ्लो करा रहे थे सर्किट में. तो अगर K को रिड्यूस करना हो तो हम करंट को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है. तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. तो इन दो वे से हम पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं, जिसके लिए क्या होगा? सेंसिटिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं: व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर वायर ब्रिज. बहुत सिंपल थ्योरी है, डायग्राम और जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरी है आपको वो पढ़ना है. हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या पढ़ा? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. ये बैलेंस कंडीशन पढ़ी जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर में रीडिंग IG इज इक्वल टू 0 किया, ठीक है. मीटर वायर ब्रिज में हमने क्या पढ़ा? वही हमने P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S किया, पर उससे हमने एक अननोन रेजिस्टेंस की फाइंड आउट करी वैल्यू विद द लेंथ ऑफ L लेंथ करी, और दूसरा क्या हो गया? 100 माइनस L. और पोटेंशियोमीटर में क्या किया? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है V इज इक्वल टू KL, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जब अब कांस्टेंट करंट फ्लो रहा हो. दो तरह की एप्लीकेशन है. एक है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल. अगर E1 और E2 दो सेल का ईएमएफ है तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, जहां पर L1 L2 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ है. ऐसी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो वो भी हम एक सेल और एक रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से कर सकते हैं. क्लियर? तो ये इतना है, बहुत इजी. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.